हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एथेनॉल के भौतिक गुण और साथ साथ में देखेंगे इसके रासायनिक गुण, और इसी के साथ साथ में एथेनॉइक अम्ल के भौतिक गुण देखेंगे और एथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुण से भी हम रूबरू होंगे कि इनके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 4.4 कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल एथेनॉइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण दो यौगिक एथेनॉल एथेनॉइक अम्लों के गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है 4.4.1 एथेनॉल के गुणधर्म। ठीक, एथेनॉल कक्ष के ताप पर सामान्य अवस्था में द्रवस्था में होता है। ये इसके भौतिक गुणों में आ जाएगा। ठीक है ना। एथेनॉल के गलनांक तथा क्वथनांक भी हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे एथेनॉल के गुणधर्म में। सबसे पहले एथेनॉल का गलनांक देख लेंगे। एथेनॉल का गलनांक आपको मिलेगा, तो एथेनॉल का गलनांक होगा 156 केल्विन के समथिंग है। ठीक, सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह एक सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। ठीक, इसमें एक विशिष्ट गंध होती है और साथ साथ में इसका क्वथनांक हम देख लेते हैं। क्वथनांक होगा इसका 351 केल्विन। ये इसका क्वथनांक हो जाएगा। ठीक, एथेनॉल एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन में भी किया जाता है। कफ सिरप तथा टॉनिक आदि बनाने औषधियों में तैयार करने में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है और तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा भी आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना नहीं है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल या परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा भी घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, जिसके दोष हैं जो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके भौतिक गुणों को जान लेते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से हैं, फिर हम इसके बारे में आगे जानेंगे। हम देख रहे हैं एथेनॉल के भौतिक गुण। एथेनॉल के भौतिक गुण आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यह दिखाई देंगे आपको एथेनॉल के भौतिक गुण। सबसे पहले बात करेंगे एथेनॉल के भौतिक गुण में, हम यहाँ देख पा रहे होंगे आप। तो एथेनॉल के बारे में मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा कि एथेनॉल वास्तव में है क्या, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एथेनॉल सबसे प्राथमिक अवस्था में यदि देखा जाए तो यहाँ पर एथेनॉल आपको मिलेगा, तो सामान्य अवस्था में द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये सामान्यतः द्रव अवस्था मिलता है। इसका फर्स्ट गुण हो जाएगा सामान्य द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर देखेंगे इसका गलनांक। इसका गलनांक 156 केल्विन के समथिंग होता है। 156 केल्विन के समथिंग इसका गलनांक है। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम इसके क्वथनांक की, तो इसका क्वथनांक जो है, इसका क्वथनांक बिंदु जो कि वास्तव में 351 केल्विन के समथिंग होता है। ये तीन इसके मुख्यतः भौतिक गुण हैं जो आपको मैंने बताए हैं। ठीक, यहाँ देख पाएंगे क्रियाकलाप 4.6 यहाँ दिया गया है। क्रियाकलाप 4.6 से रूबरू होंगे, शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन किया जाना है। तो लगभग 2 चावल के आकार का सोडियम के टुकड़े आपको लेना है। एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल में डालिए। आप क्या परीक्षित करते हो, उत्सर्जित गैस की जांच आप कैसे करेंगे। तो एथेनॉल का यह सबसे पहला गुण है। जैसे देख लेते हैं सबसे पहले गुण को, एथेनॉल के सबसे पहले गुण
और वो भी भौतिक गुण की आज हम रासायनिक गुण का अध्ययन कर रहे हैं एथेनॉल का। ये मिलेंगे आपको रासायनिक गुण में। यहाँ आपको एथिल अल्कोहल लेना है C2H5OH। इसकी क्रिया धातु से कराना है, सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया कराई जाएगी। सोडियम धातु के साथ जब इसकी क्रिया कराई जाती है तब क्या प्राप्त होता है हम देखेंगे। यहाँ से सीधे सीधे ये हाइड्रोजन रिलीज होना है, ठीक है। यहाँ से सीधी सीधी हाइड्रोजन रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद बनेगा, यहाँ आप देख पाएंगे किस प्रकार से सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C2H5O और यहाँ जुड़ेगा सोडियम N। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से बाहर हो रहा है। बैलेंसी पूरी नहीं है, बैलेंसी पूरी करने के लिए हम समीकरण को आगे लिखेंगे। फिर से दोबारा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। यदि आप ऐसा करते हैं, दो समीकरण लेते हैं, सॉरी दो अणु लेते हैं, तब जाकर इसका काम हो जाएगा। बैलेंसी पूरी करने के लिए मैं यहाँ C2H5OH यहाँ पर 2 लगा दूंगा। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और यहाँ पर से एक सोडियम इनमें ऐड हो जाएगा। तब नया समीकरण हमारे सामने होगा C2H5ONA, ये बन जाएगा सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक। अब यहाँ आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन परमाणु अर्थात एक अणु के रूप में हाइड्रोजन निकल गई है। यहाँ पर से जब जिसके अणु 2 हैं तो यहाँ 2 लगा देंगे हम, तो अणु की संख्या 2 हो जाएगी, इसलिए हमें Na में भी यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, ठीक ना। इस प्रकार से ये रासायनिक गुण इसका कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे सोडियम से क्रिया करके अल्कोहल हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है, वहाँ भी कर रहा था, मैंने आपको समीकरण बताया था। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है? धातु से क्रिया करके दूसरे पदार्थ जो हाइड्रोजन देते हैं वो है अम्ल, ठीक है ना, जो कि धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कराते हैं। इसे आप देख सकते हैं किस प्रकार से, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो हाइड्रोजन देते हैं अम्ल। तो यहाँ मैं एक अम्ल लेता हूँ जो कि किस प्रकार से आपको हाइड्रोजन गैस उपलब्ध कराएंगे धातु से क्रिया करके। CH3 बॉन्ड COOH की क्रिया जब सोडियम धातु के साथ कराई जाती है ये, तब बनाता है सोडियम एसीटेट CH3COONA। यहाँ पर निकलता है एक हाइड्रोजन का परमाणु। ये यहाँ पर ये बैलेंसी पूरी करना है, इसलिए मैं समीकरण को दोबारा लिख के फिर से इसे लिख देता हूँ। और ये समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। बैलेंसी पूरी करने के लिए COH में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसी प्रकार से Na में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा बैलेंसी पूरी करने के लिए, ताकि 2 हाइड्रोजन बाहर निकल सकें। और यहाँ आप देखोगे CH3COONA ये बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप लिखेंगे H2। ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा और जो भी हाइड्रोजन देता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर के पॉइंट पर लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया में 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो एथीन किस प्रकार से बनता है यहाँ हम बता देते हैं आपको। चलिए, सबसे पहली बात, एथीन बनाने के लिए यहाँ हमको एथिल अल्कोहल लेना है। तो एथिल अल्कोहल को मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप उसे देख लें किस यहाँ पर, ठीक। तो ये यहाँ पर शेष संयुक्ताएं हैं वो हाइड्रोजन से पूरी करी जा रही हैं। तो जो हो जाएगा CH3CH2 बॉन्ड OH और इसकी क्रिया कराना है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र है तो कॉन्सेंट्रेट है, SCON लिख दूंगा मैं, और 443 केल्विन ताप है तो यहाँ लिख देंगे।
इस ताप पर टेम्परेचर पर काम हो रहा है। तो यह सबसे बड़ी बात होती क्या है कि किस प्रकार से जल के अणु को बाहर निकाल देता है। यहाँ पर से देखिए ये जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक, ये जल का अणु मैंने लिख दिया, ये बाहर हो जाएगा। शेष बचा पदार्थ हमारे सामने होगा जो कि एथीन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा, ये हाइड्रोजन निकल कर इस बॉन्ड की पूर्ति करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड लग चुका है तो ये असंतृप्त हो चुका है। इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको प्राप्त होगा जिनकी रासायनिक गुण में शामिल है। यह देख पाएंगे हम सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर बताया गया है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एथेनॉल के सेवन से उपापचयी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। साथ साथ में तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन आता है एथेनॉल का सजीवों पर प्रभाव, तो ये आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है, मानसिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है, उन्नीदापन उतावलापन आ जाता है, सामान्य अंतर्वाद कम हो जाता है और भाव शून्यता आ जाती है। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि उससे सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो चुकी हैं। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा यदि इसमें मिला दें तो ये वास्तव में एक दूसरा रूप ले लेता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा रूप लेने से तात्पर्य ये विकृतीकृत अल्कोहल बन जाता है। यकृत में मेथनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बना लेता है और मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं घटक के साथ में शीघ्र अभिक्रिया करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश करता है, क्षति पहुंचाता है, विघटित कर देता है। कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जिससे उसके प्रोटोप्लाज्म स्कंदित हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और जिस प्रकार से अंडे को पकाने पर वह स्कंदित हो जाता है। मेथेनॉल वास्तव में चयापचय तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, मतलब नेत्र की तंत्रिकाओं को प्रभावित कर देता है जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, इसीलिए इसके उपयोग के लिए अलग से इसे तैयार किया जाता है। एथेनॉल वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, और जिससे ये पीने के योग्य नहीं रह पाता। और अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिला दिया जाता है जिसका रंग नीला हो जाता है, जिससे इसका रंग, और इसी को कहा जाता है विकृतीकृत अल्कोहल। क्वेश्चन आपके सामने आए विकृतीकृत अल्कोहल क्या है, तब आप इसका उत्तर कैसे देंगे, मैं इसी में आपको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से आप इसे लिख देंगे, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है और जिससे यह पीने के योग्य नहीं रहता है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें एक रंजक मिलाया जाता है जिससे नीले रंग का हो जाता है, इसी को कहा जाता है विकृतीकृत अल्कोहल। तो आप आंसर लिख देंगे विकृतीकृत अल्कोहल का, जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है वही इसका आंसर हो जाएगा, विकृतीकृत अल्कोहल का। वैसे तो सामान्य तो आप इस प्रकार से लिखते हैं, औद्योगिक रूप में उपयोग में आने वाले एथेनॉल में यदि मेथेनॉल मिला दिया जाता है तो वह विकृतीकृत अल्कोहल कहलाता है, यह पीने के योग्य नहीं रहता। बस सीधा सीधा इतना आप लिख सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा गया ईंधन के रूप में अल्कोहल। तो गन्ना सूर्य से के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है, सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस मतलब सिरका जिसका बनाया जाता है, सीरा बनाने का उपयोग किया, सीरा बनाने का उपयोग किया जाता है। सीरा बनाने के बाद इसका किण्वन किया जाता है, किण्वन करने के बाद इसका अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से वास्तव में जो सीरा होता है, शक्कर होता है, उसे किस प्रकार से एथिल अल्कोहल का रूप दिया जाता है। तो ये एथिल अल्कोहल को रूप देने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि शक्कर मतलब सीरा। यहाँ पर देखिए आप फॉर्मूला देखेंगे C6 सॉरी माफी चाहूंगा, C12 H22 O11।
ये शुगर का फॉर्मूला है। इसे विघटित किया जाता है। विघटित करने के पश्चात 2 अणु आपको प्राप्त होते हैं। इसे विघटित करने के लिए पहले इसमें ऐड की जाता है, जल का एक अणु मिला दिया जाता है। जल के एक अणु मिलाने से 2 प्रकार के अणु बनते हैं, C6H12O6। ये यहाँ पर हम कहेंगे ये इसका छोटा सा रूप है ग्लूकोज जो हम देख रहे हैं। ग्लूकोज का फिर होता है विघटन। यहाँ आप देखेंगे C6H12O6। इसका विघटन करने के लिए इसमें ईस्ट कोशिकाएं मिला दी जाती हैं। ईस्ट कोशिकाएं जब इसमें मिला दी जाती है तो इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन प्रारंभ हो जाता है और ये देता है एल्किल अल्कोहल C2H5OH प्लस देता है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 2 अणु इसके और 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के निकलेंगे। ये इस प्रकार से एथिल अल्कोहल देता है। ये एथिल अल्कोहल बनता है सीधे से। यहाँ आप देख पाएंगे 4.4.2 में एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताए गए हैं। एथेनोइक अम्ल वास्तव में एक अम्ल है जिसे कि एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक समूह सदस्य है और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को इसे सिरका कहा जाता है। 3 से 4% विलयन होना चाहिए, शेष उसमें पानी की मात्रा रहती है। इसे उपयोग करने के लिए देखिए इसमें उपयोग दिए गए हैं, तो उपयोग आप देख सकते हैं कि अचार के परिरक्षक के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसका भौतिक गुण में दिया गया है कि ये शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन के समथिंग होता है। इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। ये भी आपको ध्यान रखने वाली है। इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है, तो आप ये कहेंगे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल वास्तव में शुद्ध एथेनोइक अम्ल है। ठीक, और यह ठंडी जलवायु के मतलब यह शीत के दिनों में यह जम जाता है, जिसे कि ग्लेशियल कहा जाता है। ठीक है ना। ग्लेशियल से तात्पर्य होता है बर्फीली चट्टानें, उस प्रकार से ये दिखाई देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता होती है। और हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं और खनिज अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाते हैं। लेकिन एसिटिक अम्ल की बात करते हैं, अर्थात CH3 और COOH, ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक ना। दुर्बल अम्ल होने के कारण ये कंप्लीटली आयनीकृत नहीं होता है, आयनीकृत नहीं होता, अर्थात इसका आयोनाइजेशन नहीं हो पाता पूरी तरीके से, आयनों में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अब आप देख लें कि लिटमस पत्र सार्थक सूचक है। इसका उपयोग करके तत्वों एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की तुलना कीजिए। इनके pH मान की तुलना करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कुछ गहरा लाल रंग सा प्रदर्शित करेगा आपको और ये थोड़ा सा हल्का लाल रंग प्रदर्शित करेगा। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? सार्थक सूचक से क्या दोनों अम्लों प्रबल होने का पता चलता है? नहीं, दोनों अम्लों को प्रबल होने का पता नहीं चल पाता है। इसमें एक दुर्बल तो एक प्रबल अम्ल की भांति हमें नजर आता है, जिसमें कि HCl हमें प्रबल अम्ल की भांति दिखाई देगा और जबकि एसिटिक अम्ल हमें दुर्बल अम्ल की भांति दिखाई देगा। ऐसा हमें पता चल सकता है इनकी आयनाइजेशन से सही तरीके से। इसके बाद क्रियाकलाप 4.8। एक फरक नली में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे लेंगे, 1 ml एथेनॉल लेंगे, परिशुद्धित अल्कोहल ग्लिसरेटिक अम्ल लीजिए, कम से कम 5 मिनट तक जल ऊष्मक पर रखकर उसे गर्म करें, दिखाया गया है, और अब उसे भीतर में उड़ेल दीजिए जिसमें कि 20 से 50 ml जल हो, मिश्रण को सूंघिए। तो यहाँ पर ये बात सामने आ रही है वो इस प्रकार की है कि हमें एथेनॉल के क्रिया वास्तव में काय के साथ में कराना है, एसिटिक अम्ल के साथ में कराना है और वो भी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराना है। तब ये क्या होगा, यहाँ पर ये देख लेते हैं। पेश करता हूँ रेस में और यहाँ आपके सामने देखिए यह CH3 COOH ये है अम्ल, साथ में हम लेंगे एक एथिल अल्कोहल जिसमें डाला गया है, एथिल अल्कोहल ले लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल को इस प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने। देखिए ये बनाऊंगा मैं H और ये बनाऊंगा O और यहाँ लिखूंगा मैं C2H5OH। यहाँ पर से आपको दिखाई दे रहा होगा ये आप पोर्शन हाइड्रोजन और OH को आप एक यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में ये काम हो रहा है तो आप H2SO4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर से निर्जलीकरण की क्रिया होती है और जल का अणु एक भार हो जाता है। ठीक है। ये मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ इसे
अभिक्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण को देखिए, इसे भी आप यहाँ से रेस करते हैं चाहें तो, क्योंकि मैं समीकरण को नीचे बताने वाला हूँ। तो आप इस प्रकार से इसे देख लेंगे। यहाँ हम लेंगे H2SO4 और यहाँ पर से जल कणु जब भार हो जाएगा तो जल कणु आपको यहाँ दिखाई देगा और शेष बचा पदार्थ हम इस प्रकार से इसे लिख देंगे। जैसे कि जी अम्ल का भाग हमारे पास शेष बचा हुआ है तो ये अम्ल का भाग लिख देंगे और ये एथिल अल्कोहल का भाग बचा हुआ है वो लिख देंगे। तो अम्ल का भाग लिख देता हूँ पहले CH3 COOH, H के स्थान पर हम खाली छोड़ देंगे, बॉन्ड लगेगा यहाँ पर, बॉन्ड यहाँ पर फ्री रहेगा। शेष हमारे पास एक जो आधा बॉन्ड फ्री है वो काय का है, हमारे पास एथिल अल्कोहल का है, ये बन जाएगा C2H5 और ये कहलाएगा वास्तव में एस्टर। हमें एस्टर प्राप्त होगा, ठीक है ना, जिसे वास्तव में बोला जाता है एथिल एसीटेट या एथिल एथेनोएट हम इसे बोल सकते हैं, एथिल एथेनोएट के नाम से भी इसे जाना जाता है और एथिल एसीटेट भी हम इसे कह सकते हैं। ये देखिए, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई जा रही है अम्ल की उपस्थिति में, तो जो बन रहा है एस्टर, जिसे हम कह रहे थे एस्टर बनेगा। और सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है, मीठी गंध होती है। इसका उपयोग तिक्र बनाने में एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है पुनः एस्टर को अल्कोहल में एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम लवण में बदला जा सकता है, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ एस्टर को कायम बदला जा रहा है, अल्कोहल और सोडियम एसीटेट में से बदल दिया गया है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है साबुनीकरण की अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। साबुनीकरण क्रिया वास्तव में एक प्रकार से एसीटेट के रूप में ही है और साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बन अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या है तो आप परिभाषा में देखेंगे, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण कहलाते हैं। दूसरे पॉइंट पे दिया है क्षारक के साथ अभिक्रिया करके खनिज अम्ल की भांति एथेनिक अम्ल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा सोडियम एथेनोइड बनाते हैं, जो कि सोडियम एसीटेट के नाम से जानते हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए एसिटिक अम्ल के साथ में आप इसे देख सकते हैं, सोडियम की क्रिया कराई जा रही है। सोडियम की क्रिया जब यहाँ पर होगी तो सोडियम यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से लेगा आपका OH और यहाँ से निकलेगा H बाहर, तो ये बन जाएगा जल का अणु और यहाँ पर जुड़ जाएगा सोडियम, तो बन जाएगा सोडियम एसीटेट। तो एथेनिक अम्ल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी अभिक्रिया करता है क्या, ये जानने के लिए आप क्रियाकलाप का अध्ययन करना है। तो क्रियाकलाप का अध्ययन करने के लिए हम नीचे देख लेते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ बताया गया है कि वास्तव में कार्बोनेट अर्थात सोडियम कार्बोनेट के साथ में अम्ल की क्रिया दर्शाई गई है। सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी अम्ल क्रिया करता है, लेकिन साथ साथ में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है। वाई कार्बोनेट के साथ में भी क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है। इस प्रकार से ये सोडियम एसीटेट बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल वास्तव में देखे जाएं तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में भी क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिनकी रासायनिक गुण के अंतर्गत आते हैं। आप रासायनिक गुण में ये तत्व लिख सकते हैं। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 10th क्लास विज्ञान के पेज टू पेज और पार्ट टू पार्ट वीडियो मिलने वाले हैं यहाँ पर। और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, लोगों के बीच में शेयर करें और लाइक करते रहें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपको ये ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ।